जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत यह 10वां या फिर 11वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले अंतिम दो राजवंशों के बारे में, अर्थात सैयद वंश और लोदी वंश को हम लोग डीपली समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख लें। और यदि आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं और सभी कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि 3 से 4 दिन वीडियोस नहीं आए थे, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे वाईफाई नहीं चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने तब तक में अपना रिवीजन कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के एकदम अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। कैसे? क्योंकि जैसे ही आज का वीडियो हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने पहले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के जो इंट्रोडक्शन का था, ये चीज समझी थी कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वीडियोस आएंगे। तो हम लोगों ने देखा कुल 5 राजवंश यहाँ पर शासन किए। सबसे पहले आया गुलाम वंश, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद खिलजी वंश आया, उसे भी हम लोगों ने कवर किया। तुगलक वंश आया, उसे भी हम लोगों ने कवर किया। और आज के वीडियो में जो 2 राजवंश हम लोग पढ़ेंगे वह सैयद वंश है और लोदी वंश। दोनों को हम लोग एक वीडियो में क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि डियर, ये जो दोनों राजवंश हैं बहुत ही छोटे हैं। इनमें 1-2 शासक ऐसे हैं जिनके बारे में आपके यूपीएससी में प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, देखिए, मैं वही चैप्टर या फिर वही कंटेंट आप लोगों को ज्यादा फोकस करके पढ़ाना चाहता हूं जहां से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की पूरी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि जितने राजवंश आए, राजनैतिक दशा कैसी रही, आर्थिक दशा कैसी रही, इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, सारी चीजें समझ के हम लोग पहुंच जाएंगे भक्ति आंदोलन की तरफ। और भक्ति आंदोलन को 2 वीडियो में कवर करके हम लोग शुरू कर देंगे मुगल वंश के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जैसे हर बार समझते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खान ने की। क्या सैयद वंश के पहले शासक खिज्र खान ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, क्या हुआ था कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, वह शासक कब बना? तो 1394 ईस्वी में वह शासक बना और ऐसा माना जाता है कि 1414 ईस्वी तक वह शासन करता है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है, जिसे आप लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। तो 1398 में तैमूर लंग नासिरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसके शासनकाल में अटैक करता है और दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, दिल्ली को लूट लेता है। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, वह उसके डर के कारण दिल्ली की गद्दी छोड़कर भाग जाता है। तो 1398 से लेकर 1405 ईस्वी तक तैमूर यहाँ पर आक्रमण करता रहता है, मंदिरों को तुड़वाता रहता है, सारी चीजें यहाँ से लूटता रहता है, धन संपत्ति लूट लेता है और 1405 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको भारत में विजय प्राप्त करने के लिए उसका एक बहुत ही प्रमुख सेना नायक था, जिसे हम लोग सेनापति बोलते हैं, खिज्र खान। खिज्र खान ने क्या किया था कि खिज्र खान ने तैमूर को भारत विजय में सहायता की थी। तो देखिए, जब वह 1405 ईस्वी में यहां से जाता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी हो जाती है खाली। तो जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। वह क्या करता है कि वह आकर फिर से सत्तासीन हो जाता है और 1405 से 1414 ईस्वी तक वह क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहता है और तुगलक वंश का अंतिम शासक के रूप में वह शासन करता है। जब 1414 में उसकी मृत्यु होती है तो वही खिज्र खान,
जो तैमूर को भारत विजय में मदद किया था, वह क्या करता है, तैमूर का उत्तराधिकारी बनकर नए राजवंश अर्थात सैयद वंश की स्थापना करता है। उम्मीद है कि आप लोग इसका बैकग्राउंड समझ गए होंगे। अगर हम लोग 1 से 2 लाइन में समझे तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में 1398 में तैमूर लंग आक्रमण करता है और पूरी दिल्ली को लूट लेता है। 1405 में उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद फिर से नासिरुद्दीन महमूद आकर सत्तासीन होता है। 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश के अंतिम शासक के रूप में वह शासन करता है और जैसे ही 1414 में उसकी मृत्यु होती है तो तैमूर के सेना नायक, जो विश्वास पात्र सेना नायक था खिज्र खान, वह उसके उत्तराधिकारी के रूप में भारतवर्ष में एक नए राजवंश की नींव डालता है जिसका नाम पड़ता है क्या, सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से चलेगा और 1451 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले राजवंश से। चलिए, सैयद वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो खिज्र खान था। दोनों राजवंश हम लोग समझेंगे, लोधी राजवंश और सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। पहला शासक आता है खिज्र खान, जिसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1421 तक रहता है। यह तैमूर का सेनापति था, वही तैमूर लंग जो नासिरुद्दीन महमूद अर्थात तुगलक वंश के अंतिम शासक के टाइम पीरियड में 1398 में अटैक करता है। उसकी यह क्या करता है, सहायता करता है। इस वजह से यह उसका उत्तराधिकारी बनके उसके द्वारा विजित क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करता है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन हुआ, खिज्र खान। इसने एक उपाधि धारण की, रैयत-ए-आला। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आते हैं वह खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो राजवंश हम लोगों ने देखा है, गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने भी क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसी तरह से सैयद वंश का पहला शासक जिसका नाम खिज्र खान है, यह भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, यह अपने आप एक उपाधि धारण करता है जो है रैयत-ए-आला। ठीक, देखिए खुतबा इसने पढ़वाया। खुतबा का मतलब यह होता है कि राजगद्दी पर बैठने से पहले जो आपके इष्ट हो उनके नाम की में खुतबा पढ़वाया जाता था। जो हमारे भाई बहन मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करते होंगे वो खुतबा के बारे में जानते होंगे। तो खुतबा यह पढ़वाता था तैमूर के नाम से और तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम से। पहले तैमूर के नाम से खुतबा पढ़ाया जाता था, बाद में चल के शाहरुख के नाम से पढ़वाया गया। ऐसा कहा जाता है कि खिज्र खान तैमूर के द्वारा शाहरुख का संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, तो जब यह शासक बनता है तो इन दोनों के नाम से खुतबा पढ़वाता है। इस राजवंश के जो शासक हुए वे अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं। मैंने आप लोगों को जब पहला वीडियो दिया था दिल्ली सल्तनत का, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि स्टार्टिंग के 4 राजवंश तुर्क थे और अंतिम राजवंश जो लोधी राजवंश आएगा, लोधी कौन सा था, तो वह अफगान शासक थे। लेकिन वो मिस्टेक आप लोग सुधार लेंगे। शुरू में जैसे कि गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, ये तीनों तुर्क थे, लेकिन जब यहाँ पर सैयद वंश आता है तो यह अपने आप को तुर्क ना बोलकर यह अपने आप को पैगंबर का वंशज बताता है कि हम मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ठीक, कई बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा राजवंश है जो अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज बताता है, तो ये लोग थे सैयद वंश। ठीक, उसके बाद इसकी मृत्यु 1451 में होती है, 1421 में होती है। फिर शासक बनता है मुबारक शाह। ध्यान से देखिएगा, 1421 से 1433 ईस्वी तक यह शासन करेगा। इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके दरबार में एक दरबारी कवि रहा करते थे, याहिया बिन सरहिंद। याहिया बिन सरहिंद, कहीं कहीं पर अहमद सरहिंद के नाम से यह जाने जाते हैं। तो ध्यान देंगे, याहिया बिन सरहिंद नाम के एक रचनाकार या फिर एक लेखक इसके दरबार में रहते थे, मुबारक शाह के। उन्होंने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की। ऐसे ही याद हो जाएगा, तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना किसने की,
तो वही व्यक्ति करेगा जो मुबारक शाह के राज दरबार में रहेगा। तो मुबारक शाह के राज दरबार में याहिया बिन सरहिंदी रहा करते थे। इन्होंने ही तारीख मुबारक शाही की रचना की। इसने दो आब तथा भटिंडा में हुए दोनों विद्रोहों को दबाया था। प्रश्न बना कि मुबारक शाह के समय वो कौन से दो विद्रोह हुए थे जिसे दबाने में यह सफल हुआ। यूपीएससी में प्रश्न बनता है तो वो दो आब और भटिंडा में हुए विद्रोहों को यह समाप्त कर देता है, अर्थात असफल कर देता है। लेकिन एक विद्रोह खोखर जनजाति, जैसे हम लोगों ने देखा था ना पिछले वीडियोस में, तो खोखर जनजाति का एक राजा था जसरथ, इसने विद्रोह किया, तो इस विद्रोह को दबाने में यह असफल हो जाता है। कौन? मुबारक शाह। तो यूपीएससी ऐसे छोटे ही प्रश्न बनाता है जहां आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक। तो अगर प्रश्न बन गया कि मुबारक शाह कौन से विद्रोह को दबाने में असफल हुआ था, तो खोखर जनजाति के जसरथ नामक शासक द्वारा किया गया विद्रोह। किन दो विद्रोहों को वह दबाता है? तो गंगा यमुना का जो दो आब क्षेत्र है और भटिंडा, इन दो विद्रोहों को वह दबाने में सफल हो जाता है। इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। इसका नाम ही था क्या? मुबारक शाह। तो इसने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की और यमुना नदी के किनारे इसने स्थापना की थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह मुबारकाबाद शहर का निरीक्षण करने जाता है, उसे देखने जाता है, तभी हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह क्या करता है? शासक बनता है। देखिए, खिज्र खान का पुत्र था मुबारक शाह। मुबारक शाह का पुत्र मोहम्मद शाह नहीं है। मुबारक शाह का एक भाई था जिसका नाम फरीद खान था, तो फरीद खान का पुत्र था मोहम्मद शाह, और अर्थात मुबारक शाह का कौन? मोहम्मद शाह भतीजा था। ऐसे समझिए, मोहम्मद शाह जो मुबारक शाह के बाद राजगद्दी पर बैठा, वह मुबारक शाह का भतीजा था। मोहम्मद शाह के पिता का नाम फरीद खान था। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1435 से लेकर 1443 ईस्वी। इसके समय में ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। एक बड़ा काम हुआ था कि बहलोल लोदी, जो आगे मिलेगा लोदी वंश का संस्थापक, उसको इसने खाने खाना की उपाधि दी थी। प्रश्न बना कि बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी, जो सैयद वंश का तीसरा शासक था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग आलम शाह पर। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह शासक बनता है। 1443 से 1451 ईस्वी तक यह शासन करता है। और वजीर, इसका एक वजीर था जिसका नाम हमीद खान था। हमीद खान से मतभेद होने के कारण यह बदायूं चला जाता है। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत में शासक होता है वह दिल्ली में रहकर शासन करता है, लेकिन जब यह शासक बना कौन? अहमद शाह, तो इसका एक वजीर था हमीद खान। हमीद खान से इसकी अनबन हो जाती है, तो यह बदायूं चला जाता है। बदायूं में जाकर यह रहने लगता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर हमीद खान ने 1451 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दिया। देखिए, बहलोल लोदी ने किसी की हत्या करके अपनी सत्ता नहीं काबिज की थी। बहलोल लोदी को सत्ता उपहार स्वरूप मिली। कैसे? जब यह आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, वह अपने वजीर हमीद खान से मतभेद करके बदायूं चला जाता है दिल्ली को छोड़कर, तो दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है। और यहाँ पर हमीद खान ने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। आगे चलकर 1476 ईस्वी में बदायूं में ही सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। देखिए, मृत्यु 1476 में होती है इसकी, लेकिन दिल्ली में सैयद वंश की समाप्ति 1451 में ही हो गई। कब? जब हमीद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी थी, ठीक। तो इस तरह से सैयद वंश की समाप्ति होती है और इंपॉर्टेंट वंश आता है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश लोदी वंश। लोदी वंश का टाइम पीरियड क्या है? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। समझेंगे इसके बारे में। इसका संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन करता है। यहां से देखिए, मैं उन्हीं शासकों के बारे में डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां से यूपीएससी में प्रश्न बनता है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होगा तो एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेंगे। आपको पीएचडी नहीं करना है,
मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं, पीएचडी के हिसाब से मत पढ़िए, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको यूपीएससी क्रैक करके एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो जो आपके सिलेबस में है, जहां से प्रश्न बन रहा है, सिर्फ वही पढ़ने की कोशिश करिए। यूपीएससी का एक फंडा है, यूपीएससी आपसे यह डिमांड नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो। इसमें माइंडेड व्यक्ति या फिर माइंडेड एस्पिरेंट्स वो होता है जो यह जानता है कि हमें छोड़ना क्या क्या है। ठीक, सभी शासकों के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, हिस्ट्री है, लेकिन हमें एंजॉय नहीं करना है, हमें टाइम अपना बचाना है और वही चीजें देखनी है जहां से प्रश्न बनता है। जैसे बहलोल लोधी की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन मैं सिर्फ 2 पॉइंट यहां से बताऊंगा जहां से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। उसके बाद हम लोग सिकंदर लोधी पर आ जाएंगे, जो लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। तो चलिए, बहलोल लोधी 1451 में गद्दी पर बैठेगा, 1489 तक शासन करेगा। जब यह राजगद्दी पर बैठता है तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके यह गद्दी पर बैठता है। प्रश्न एक बार बना है यूपीएससी में, ध्यान देंगे। इसने बहलोल नाम का सिक्का चलाया, याद करने की अच्छी ट्रिक। बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक था, उसी ने बहलोल नाम का सिक्का चलाया। ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय तक यह व्यापार में प्रयोग किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोधी का पुत्र आता है सिकंदर लोधी। जब 1489 में लोधी वंश के पहले शासक बहलोल लोधी की मृत्यु होती है, तो उसका पुत्र सिकंदर लोधी आता है सत्ता में और 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई रहा तो वह कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खान था। देखिए, बहलोल लोधी के कुल 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों में जिसने सत्ता अपनी काबिज की उसका वास्तविक नाम निजाम खान था, लेकिन जब यहां गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोधी के नाम से बैठा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, 1504 ईस्वी में यह आगरा शहर की स्थापना करता है। कई बार प्रश्न बना, जैसे बीपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, यह प्रश्न एमपीपीसीएस में भी रिपीट हुआ है कि आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी। तो आगरा जो आज आप लोग देखते हैं, जहां पर ताजमहल है, उत्तर प्रदेश का एक, अगर हम लोग देखें तो विख्यात शहर है। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। आगे चलकर 1506 ईस्वी में आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक, और जैसे हम लोगों ने देखा था कि भूमि की माप के लिए बहुत सारी चीजें आई हुई थी, तो जब सिकंदर लोधी शासक बना तो भूमि की पैमाइश अर्थात भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक माप की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी से यह भूमि को नपवाता था। इसने ताजिया की प्रथा समाप्त कर दी। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं मुस्लिम वर्ग के लोग ताजिया वगैरह निकालते हैं, तो इस प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। महिलाओं का दरगाह पर जाना भी इसने बंद कर दिया। साथ ही साथ इसने हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी तुड़वा दी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू देवताओं की मूर्तियां तुड़वा कर यहाँ कसाईयों को दे दिया था कि इससे आप लोग मांस तौल कर बेचिए। ऐसा कहा जाता है, कई किताबों में भी लिखा है। देखिए, आप अगर देखिए, यह ना तो मुस्लिमों का समर्थक था क्योंकि इसने ताजिया प्रथा को समाप्त किया, मुस्लिम महिलाओं को दरगाह पर जाने के लिए मना किया, हिंदुओं का भी समर्थक नहीं था, इसने हिंदू देवताओं की मूर्तियां तुड़वा दी। तो हम लोग इसे निरंकुश शासक भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुलरुखी उपनाम से यह फारसी में कविताएं लिखा करता था। इसका नाम सिकंदर लोधी था, वास्तविक नाम निजाम खां था, लेकिन फारसी में यह कविताएं लिखा करता था। उसमें यह अपना नाम क्या बताता था? गुलरुखी। ठीक, कई बार प्रश्न बना है कि गुलरुखी उपनाम से किस शासक ने फारसी भाषा में कविताएं लिखी थी, तो वह था सिकंदर लोधी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके 2 उत्तराधिकारी हुए, जलाल खां और इब्राहिम लोधी। ऐसा कहा जाता है कि जो उलेमा वर्ग के लोग थे, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो, इसलिए सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद जलाल खां को जौनपुर की जागीर दे दी और इब्राहिम लोधी को दिल्ली की जागीर दे दी कि आप दोनों अलग अलग जगहों पर शासन करिए। तो यहां से दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का अगला शासक या फिर लोधी वंश का अंतिम शासक
इसे हम लोग दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक बोल सकते हैं। वह आता है इब्राहिम लोदी, जो प्रमुखता से सामने आता है। जलाल खान जौनपुर में शासन करता है, लेकिन इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन करता है, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक के रूप में काउंट किया जाता है। अंतिम शासक क्यों हुआ? क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में बाबर का अटैक होता है और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर इसे पराजित करता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है। तो पूरी तरह से लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की भी समाप्ति हो जाती है। भारत में एक नया राजवंश, एक नया इतिहास, नया कालखंड जुड़ के आता है, जिसे मुगल वंश बोलते हैं। हम लोग अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। इसके शासन में आते ही 17 में यह शासक बनता है और 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। 1517 में यह शासक बना। 1518 में इब्राहिम लोदी का युद्ध हो जाता है। कहां? तोखरल में। किससे? सॉरी, तोखली में राणा सांगा से। राणा सांगा इसे पराजित कर देता है। जैसे ही राणा सांगा इसे पराजित करता है, तो जो उलेमा वर्ग के लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, जो सरदार थे, उन्होंने देखा कि शासक उतना प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसके विरोधी लोग भी बहुत थे, उन्होंने बाबर को निमंत्रण दे दिया कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित करिए। ठीक, तो तोखली युद्ध में राणा सांगा से पराजित होने के बाद इसकी स्थिति को भांपकर इसके विरोधियों ने बाबर को निमंत्रण भेजा। अब देखिए, कई बार प्रश्न बना है कि बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था, अर्थात बाबर को भारत में आने के लिए किसने बुलाया था? तो आलम खां, जो इसका चाचा था, दौलत खां, जो पंजाब का शासक था। कहीं कहीं मिलता है कि राणा सांगा ने भी बुलाया था बाबर को। कहा जाता है कि राणा सांगा बुलाता है कि यह अन्य लोगों की तरह आएगा बाबर और इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं करेगा, वापस चला जाएगा, लेकिन यह यहां पर आकर सत्ता स्थापित कर देता है बाबर। ठीक, तो यह आता है आलम खां, दौलत खां, राणा सांगा के निमंत्रण पर और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध होता है। बाबर से इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। बाबर की सफलता का कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। भारत के इतिहास में सबसे पहला युद्ध वह कौन सा था जिसमें तोप का प्रयोग किया गया? तो वह था पानीपत का पहला युद्ध, जो 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तोप का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया। प्रश्न यूपीएससी में बना है कि बाबर द्वारा प्रयोग की गई तोप को चलाने वाले तोपची का नाम क्या था? तो दो लोग थे, सॉरी, पहला था उस्ताद अली, दूसरा था उस्ताद मुस्तफा। उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा नाम के दो तोपची बाबर के सेना की तरफ से तोप का संचालन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद पहली बार युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। कई बार प्रश्न बना है कि तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कब शुरू होता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट के रूप में आप लोग लिख लेंगे कि युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, 3-4 दिन पे वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तेज बोलने की वजह से गला बैठ रहा है। वीडियो खत्म हो चुका है। देखिए, इंपॉर्टेंट यही है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश आए, जितने भी शासक आए, कोई भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। तो पूरे सल्तनत वंश में, सल्तनत काल में पहला शासक है इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि में बाबर के द्वारा मारा जाता है। ठीक, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के सभी 5 राजवंशों को हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो सही तरीके से देख रहे होंगे, अपना नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।